तो पॉइंट है 2.1, ठीक है, जिसमें क्या आ रहा है कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसी के बारे में समझेंगे। कहने का मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो फैला, इसका मेन कारण क्या था। मेन कारण हम लोगों ने जाना कि वहाँ की जो जनता है वो त्राहिमाम है, सबके पास भूखमरी थी। भूखमरी के कारण उन लोगों ने क्या किया, राजा के साथ बगावत कर दिया, है कि नहीं। और बगावत करने के बाद जो सो क्या किया, पूरी तरह से जो है वेस्टाइल का किला को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद वहाँ पर एक नया शासक आता है नेपोलियन नाम का। और नेपोलियन आने के बाद दोस्तों क्या होता है कि नेपोलियन बहुत ही अच्छा ढंग से ट्रीट करते पूरे फ्रांस को और एक अच्छे मकाम पर लाकर पहुँचाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लोग नेपोलियन से भी नफरत करने लगते हैं। नेपोलियन से नफरत करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि नेपोलियन को भी लोग उससे भी नाखुश हो जाते हैं। हालांकि शुरू में नेपोलियन को तो लोग बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसका जो नेपोलियन संहिता और जिसको कहता है नागरिक संहिता जो कहा जाता है, वो दोनों बहुत ही अच्छा उसका प्लान था। और उसी प्लान के तहत जो क्या किया, फ्रांस में एक अच्छा राष्ट्र बन के उभरा। अब हुआ क्या कि लोग इससे नाखुश होने लगे धीरे धीरे, समझे ना, क्योंकि उसका जो है नाखुश होने का 2-3 कारण बताया गया है कि जबरदस्ती सेना में भर्ती करा दिया जाता था, है कि नहीं, और किसानों पर टैक्स जो सो लोड कर दिया, किसानों पर जो है क्या है टैक्स का जो सो भारी लोड दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीजमेंट कर दिया। और एक और था कि उन्होंने सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप जो बताया था ना, क्या था कि नेपोलियन से लोग नाखुश क्यों था। पहला जो कारण था वो क्या था, पहला कारण, कोई मिनट, पहला रीजन जो था वो था मजदूरों होने की बड़े, क्या था, जो कर बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया है ना, कर की वृद्धि, पहला कारण। दूसरा सेंसरशिप, है ना, सेंसरशिप लागू कर दिया फ्रांस में, ठीक है। और तीसरा क्या था, सेना में जबरदस्ती भर्ती करना, सेना में जबरदस्ती भर्ती, यानी कि सेना में जबरदस्ती भर्ती करवाना शुरू कर दिया। ये 3 कारणों के जैसे कारण जैसे क्या हुआ कि लोग नेपोलियन से नाखुश होने लगे। और नेपोलियन से जब नाखुश हुआ, क्या कर रहा तुरे पढ़ा रहे हो, क्या लिख रहा है उधर। नेपोलियन से क्या हुआ, इसी के कारण जैसे लोग नेपोलियन को पसंद नहीं करने लगा, है ना, नेपोलियन को लोग पसंद नहीं करने लगा, नेपोलियन को नापसंद करने लगा, नापसंद करने लगा, नेपोलियन को नापसंद करने लगा। देखिए, नेपोलियन को नापसंद करने का जो कारण, यही 3 कारण है। इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना था कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो जन्म लिया था, वो शुरुआत कहाँ से हुआ, समझे कि नहीं, शुरुआत क्या था। हालांकि देखिए नेपोलियन तो खत्म हो गया, और लास्ट में होता है कि नेपोलियन को जैसे एक लड़ाई होती है, वाटरलू की लड़ाई, और वहाँ पर नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। इसके बाद नेपोलियन तो हार जाता है, लेकिन क्या राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने और बाकी जो वहाँ की जनता ने जो राष्ट्रवाद को जो अपने अंदर में जन्म दे दिया था, ये राष्ट्रवाद धीरे धीरे क्या वो पूरे यूरोप में फैलते गया। हालांकि नेपोलियन मर गया, नेपोलियन को हार गया, और इसको वहाँ से जो दूसरे जगह पर भेज दिया गया, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद अब जो चरम सीमा पर होने लगा, बहुत ज़्यादा फैलने लगा। अब कहेगा सर नेपोलियन जब खत्म हो गया, नेपोलियन जब मर गया, तब तो राष्ट्रवाद भी खत्म हो जाना चाहिए। जी नहीं, वहां पर एक नया व्यक्ति आता है जिसका नाम है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। इन लोगों ने क्या किया, पूरे यूरोप में अब राष्ट्रवाद को फैलाना शुरू कर दिया, है कि नहीं। नहीं, राष्ट्रवाद जो सो लोग को अपने देश की रक्षा करना है, अपने देश के बारे में समझना है, इसके बारे में लोग होता क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोप का महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रभुत्वशाली वर्ग था। कहने का मतलब यूरोप में, पूरे यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में बहुत सारा देश था, है कि नहीं। सभी देशों में एक सिस्टम बना हुआ था। क्या सिस्टम था कि जो भी सामाजिक है, यानी कि समाज का जो
सिस्टम है और राजनीति यानी पॉलिटिकल जो क्षेत्र में है, इन दोनों क्षेत्र में कुलीन वर्गों का ज्यादा हक, मालिकाना हक था। मतलब ये लोग सोचता था कि हम लोग मालिक हैं, कुलीन वर्ग समझ रहे थे कि हम ही लोग सब कुछ है, यानी कुलीन वर्ग ही सब कुछ मतलब काम करते थे, सामाजिक काम और राजनीतिक काम, समझे कि नहीं। बाकी लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं देने देता था और ना ही लोग लेते थे। लेकिन हुआ क्या, इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, यानी कि कुलीन वर्ग जो था वो एक साझा जीवन शैली में बना हुआ था, यानी कि सिस्टम से बना हुआ था, एक रूल रेगुलेशन के अनुसार चलता था, नियम कानून से चलता था। क्या नियम था? जो क्षेत्रीय विभाजनों का आर पार में व्याप्त थी, वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों में के मालिक थे। कहने का मतलब गांव में जो जमीन जो होता था कुलीन वर्ग का होता था, लेकिन वो लोग गांव में रहते नहीं थे, वो लोग शहरों में जाकर के हवेली बना कर रहते थे, समझे कि नहीं। और जब समझ में आता था कि नहीं अब किसान लोग को धान हो गया है, खेती हो गया, तो आ जाते थे वो खेती लेने के लिए, अपना अनाज को लेने के लिए, और अनाज जो देता था अनाज देते थे, इसके बदले में अगर अनाज नहीं दिया तो टैक्स देते थे, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है, कुलीन वर्ग जो था वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा था, उसका गांव में खेत था, गांव में जमीन उमीन पूरा था, लेकिन वो लोग गांव में रहते नहीं थे, वो लोग रहते थे शहर में जाकर, समझे कि जब जरूरत पड़ती थी किसी चीज की तो चला जाता था किसान के पास और वहां से टैक्स का पैसा ले लेते थे और अपना जीवन ऐसे बिताते थे, ठीक है। अब होता क्या था, राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के लिए जो सब फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि राजनीतिक कार्य में कैसा था कि जितने भी कुलीन वर्ग थे पूरे यूरोप में, जितना भी कुलीन वर्ग था वो सभी कौन सा भाषा का यूज करते थे? फ्रेंच भाषा, यानी कि फ्रेंच भाषा को जो यूज करते थे समझ जाता था कि ये कुलीन वर्ग है और जो फ्रेंच भाषा को श्रेष्ठ माना जाता है, समझे कि नहीं। अभी मान लिया जाए हम लोग देखिए जो इंग्लिश भाषा जो बोलते हैं, इंग्लिश जो बोलने वाले होते हैं, मान लिया यहाँ पर एक देहात में एक आदमी आ जाए इंग्लिश बोलने वाला पूरा फड़फड़ा के इंग्लिश बोलते, तो लोग उसको ज्यादा वैल्यू देता है कि नहीं देता है? उससे लोग दोस्ती करना चाहिए कि यार देखो इंग्लिश बोलता है, अच्छा क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पूरे यूरोप में फ्रेंच एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता था, समझे। इसीलिए जो भी फ्रेंच भाषा बोलते थे उसको सबसे हाई लेवल का व्यक्ति मानते थे। तो कुलीन वर्ग कैसी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा, समझे कि नहीं। और इस फ्रेंच भाषा के अनुसार उसका ब्याह शादी भी होता था उसी टाइप से कि जो फ्रेंच भाषा बोल रहा है वो दूसरे फ्रेंच भाषा से ही बोलने वाले से शादी होता था, समझे कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, उनके परिवार का अक्सर वैवाहिक संबंध आपस में जुड़े होते थे, यही लोग, यानी कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाला फ्रेंच भाषा के साथ ही ब्याह शादी कर सकता है। जैसे कि मान लिया जाए अब इसे शहर में, शहरी लोग देखिएगा देहात लोग को ज्यादा पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि शहरी जीवन शैली थोड़ा अलग होता है, देहात का जीवन शैली थोड़ा सा लो कैटेगरी में होता है ना, उन लोग को वैल्यू नहीं देते, लेकिन रियल लाइफ जो सब देहाते में होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो कहने का मतलब दोनों में आपस में संबंध नहीं बन पाता है, शहरी और एक देहात आदमी का आपस में संबंध बनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यही चीज यहाँ पर भी था कि जो फ्रेंच भाषा बोलते थे उसका रिलेशन फ्रेंच भाषा के बोलने वाले लोगों के साथ ही होता था। हालांकि यूरोप में बहुत सारा भाषा बोली जाती थी, जर्मन भाषा है, बहुत सारा भाषा है, अलग अलग देशों में भाषा बोली जाती थी, इटालियन भाषा है, जर्मन भाषा है, सभी भाषा के पिछले में बताए थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग की संख्या जो सो बहुत ही छोटा था। कहने का मतलब कुलीन वर्ग हालांकि स्टैंडर्ड अपने आप को मानते थे, लेकिन ज्यादा संख्या में इसकी संख्या नहीं थी, बहुत कम संख्या में थी। जनसंख्या के अधिकांश लोग क्या थे? खेती करने वाले कृषक थे, समझे गए। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्व के मध्य में यूरोप के विशाल भूमि पर जागीरदारें बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। कहने का मतलब जो आपका यूरोप जो महादेश है, यूरोप महादेश का जो ज्यादातर हिस्सा जो कौन सा था? पश्चिम वाला हिस्सा, यानी कि ये आपका उत्तर होता है ऊपर, है ना, नीचे दक्षिण होता है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं। यूरोप का थोड़ा मैप रहेगा तब समझ में आएगा आपको। हम दिखाते हैं मैप के सहारे से। ये यूरोप है ना। अब यूरोप में यहाँ पर देखिए, इसमें आप लोग सभी जानते हैं
कि ये आपका है उत्तर, क्या ये उत्तर, और ये आपका है दक्षिण, है ना, दक्षिण, और ये आपका है पूरब, और ये है पश्चिम, ठीक, पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम में जितने भी लोग थे, समझे कि नहीं, यहाँ पर इस साइड जितने भी लोग थे, ये सभी क्या थे, ज्यादातर लोग किसान ग्रेड के होते थे। समझ में ना बात को। पश्चिम में आपका कौन सा, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड आ गया, और ये आपका स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब पश्चिमी इलाके हैं। पूर्व का इलाका में ये सभी देश है, आपका ऑटोमन साम्राज्य हो गया, सर्बिया हो गया, है ना, ऑस्ट्रिया साम्राज्य हो गया, यूनान हो गया, ये सभी आपका पूर्वी साम्राज्य है। ये आपका उत्तर वाला साम्राज्य है, और ये आपका दक्षिणी है। तो कहने का मतलब क्या है, यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा था, देखिए यहां पर पश्चिमी में ज्यादातर जमीन जो था वो किराएदार पर था। पश्चिम में जितना भी जमीन था वो सब किराएदार पर था। कहने का मतलब जो जमींदार होते थे वो जमींदार का खेती जमीन होता था, और वो दूसरे छोटे छोटे किसान को वहां पर किराएदार में रखे थे कि तुम लोग खेती करो, इसके बदले में हम लोगों को जो मतलब किराया होता है वो किराया दो। समझेंगे ना, जिस तरह से हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो किसी दूसरे का किसान का रहता है खेती और दूसरा आदमी काम करता है, उसके बदले में आधा हिस्सा उसको देता है, आधा अपने पास रखता है, जिसको कहते हैं बटाईदार कहते हैं, है ना, बटाइए जिसको जमीन कहते हैं। उस प्रकार से किराएदार का था, और वहां पर छोटे काश्तकारी खेती करते थे, यानी कि जिसके पास खेत बहुत कम होता था या तो खेती नहीं होता था, वो लोग खेती करते थे, ठीक है ना। और पूर्वी इलाके में, यानी कि पूर्व के इलाके में क्या था, विशाल भूमि था, और यहाँ पर जागीरदारों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास का मतलब वही जो मतलब भूदास का मतलब होता है कि वैसा लोग जो एकदम नौकर की तरह काम कर रहा है, वही बंद करो उसको पढ़ते हैं। भूदास का मतलब होता है कि बड़ा सा मालिक है, मालिक का जमीन है, उस मालिक पर जमीन जो है कौन कर रहे हैं, कोई नौकर उसके काम कर रहे हैं, और उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, उसको भूदास जमीन कहा जाता है। भूदास जमीन में पैसा मिलना गारंटी नहीं रहता, लेकिन किराएदार में क्या था, किराएदार में पैसा फिक्स किया रहता है, लेकिन भूदास में आपका पैसा फिक्स नहीं रहता है। इसी तरह से वहां पर दोनों पूर्व और पश्चिम चाहे, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन का व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ, और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अब देखिए हुआ क्या कि पश्चिम और मध्य यूरोप में, याद रखिएगा, जहां पर ज्यादा खेती होता है, जहां ज्यादा खेती होगा वहां पर औद्योगिक तो आएगा नहीं, उद्योग लगेगा। अब कैसा ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा, जिस जगह पर जो फसल उगता है वहां पर वैसा फैक्ट्री भी लगता है, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे गुजरात में, देखिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री आपको मिलेगा, तो कपड़ा का फैक्ट्री। इसका कारण क्या है, क्योंकि गुजरात में कपास की खेती होती है कि नहीं, कपास की खेती होती है, इसलिए वहां पर कपास का कपड़ा मिलेगा। जहां पर खेती होगा तो खेती ज्यादातर मध्य यूरोप में और पश्चिम यूरोप में हो रहा है ना, मध्य यूरोप में पश्चिम यूरोप में हो रहा है। तो वहां पर क्या था, औद्योगिक का ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हुआ, ज्यादा लोग उद्योग को मतलब यूज करने लगे। अब जब उद्योग ज्यादा लोग यूज करने लगे तो याद रखिएगा, इसमें काम करने वाले लोग कौन होगा, मजदूर से ही थोड़ा सा होगा ना। अब अमीर लोग, राजा साहब का बेटा थोड़ा बांधा के काम करेगा, मजदूर का भी थोड़ा सा, मजदूरी जो नहीं कर रहा, थोड़ा सा अपर क्लास में है, जिसे थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो क्या करेगा, ऑफिस में काम करेगा, कोई है ना, कोई जिसके पास अच्छा स्किल डेवलपमेंट, जो अच्छा काम करने जानता है। जैसे मान लीजिए चावल की अगर देख लिया जाए, चावल में जो अच्छा चीज होता है, जैसे जो फैक्ट्री चलाने जानता है, जो मशीन चलाने जानता है, मशीन का पार्ट्स पुर्जा बनाने जानता है, तो वो सब लोग काम कर रहे थे। और इससे क्या हुआ कि वो लोग वहां पर जो आदमी आए, वो एक कौन सा वर्ग आया, वाणिज्य वर्ग। वाणिज्य वर्ग का मतलब था वैसा वर्ग जो व्यापार लोग होते थे, समझेंगे। क्योंकि जहां पर उद्योग होगा, जहां पर फैक्ट्री को लगा, वहां पर व्यापारी का भी एक वर्ग वहां पर बनेगा। व्यापार लोग आएगा, माल को लाकर के पहुंचाएगा, यहाँ से माल को फिर ले जाकर बाजार में बेचेगा। तो कहने का मतलब व्यापारी वर्ग जो आए ना, तो ये लोग व्यापारी वर्ग आकर के क्या किया कि यूरोप में ज्यादा संख्या में व्यापारी लोग अब आने लगा। खेती करने वाले तो लोग थे, वहां पर एक नया वर्ग आया जिसका नाम था व्यापार वर्ग, जिसको कहा जाता है वाणिज्य वर्ग।
समझे कि नहीं। और यही वाणिज्य वर्ग क्या किया, व्यापार किया। व्यापार करने के बाद उसके पास कुछ पैसा आ गया। पैसा आने के बाद अपने बाल बच्चे को थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के बाद उसके पास दिमाग आया, अच्छा आया। और उसी तरह से जब अच्छा पढ़ लिख गया लड़का, बच्चा जब पढ़ लिख गया तो वहां से एक मध्य वर्ग निकला। और यही मध्य वर्ग को कहा जाता है व्यापार वर्ग। क्या कहा जाता है इसको, व्यापार वर्ग या तो वाणिज्य वर्ग। वाणिज्य वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग है ना। और यही वाणिज्यिक वर्ग ने क्या किया, इसके पास कुछ पैसा आ गया, कुछ खाने की चीजें हो गया। खाने के लिए तो मर नहीं रहा था क्योंकि पैसा कमा लिया, व्यापारी व्यापार किया, पैसा कमा लिया। जहां उद्योग आएगा, फैक्ट्री जहां पर खुलेगा वहां पर ये लोग आएंगे, कंफर्म है। देखिएगा आप लोग अभी गुजरात जाइएगा तो वहां पर एक से एक व्यापारी आपको मिलेगा, है कि नहीं। अभी देखिए गांव घर में भी व्यापारी लोग घूमने लगा है ना। जैसे कि मान ये क्या बोलते हैं, धान का खेती जब सीजन आता है, धान काटने का सीजन, तो देखिए गाड़ी लेकर लोग घूमने लगता है, व्यापारी लोग धान लेकर के यहाँ से वहाँ बेचना, इधर से उधर करना। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर खेती ज्यादा है। खेती ज्यादा होगा तो लोग अपने अनाज को बेचना चाहेगा, बेचेगा तो कहाँ बेचेगा, व्यापारियों के पास बेचेगा। और ये व्यापारी लोग वहाँ पर उभर कर आया। और यही मध्य वर्ग ने क्या किया, अपने आप को देखा कि हमारे पास खाने पीने की चीजें हो गया, तो ये लोग रहने के लिए अच्छा मतलब सिस्टम मांगा। सोचा कि हमको अच्छा व्यवस्था नहीं मिलेगा तो इस देश में क्या रहना बेकार है। इसीलिए जब सुविधा वो डिमांड करने लगा। अब एक चीज याद रखिएगा, आदमी लड़ाई कौन करता है, जिसके पास कुछ पैसा आ जाता है, जो थोड़ा सा जानकार होता है कि नहीं। किसी गरीब आदमी को लड़ते हुए आप नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके पास खाने की चीजें नहीं, तो लड़ेगा कहाँ से। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी लड़ाई होता है ना, तो एक पैसे कोड़ी आदमी, जिसके पास पैसा रहता है, वही आदमी लड़ाई करने के लिए ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो मध्य वर्ग आया, व्यापारी वर्ग जो आया ना, यही लोगों ने क्या किया, राजा के साथ बगावत करने का प्लान बनाया। इसके पास खाने पीने की चीजें हैं, सोचा कि खाएंगे पिएंगे, हम राजा से लड़ाई नहीं कर सकते, समझेंगे नहीं। इन लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग कुछ भी मतलब राजा को मनवाने के लिए रेडी हो गया। और लोग जैसे यही मध्य वर्ग के लोग जैसे क्या किए, अब देखिए हुआ क्या, उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। ध्यान दो, सबसे पहले जो औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्रियां का जो ज्यादा बोलबाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। यहाँ पर फैक्ट्री व्यवसाय यानी कि 18वीं सदी में ही हो गया, यानी कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में ही इंग्लैंड में फैक्ट्री खुल गया था, समझेंगे नहीं। अब हुआ क्या, यहाँ पर भी लोग तो व्यापारी वर्ग आए थे ना, यहाँ पर भी व्यापारी वर्ग लगा। लेकिन फ्रांस में और जर्मनी के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी में, यानी कि फ्रांस और जर्मनी में, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, फ्रांस और जर्मनी में जो है औद्योगिकरण कब हुआ, औद्योगिकरण कब हुआ, 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच, समझेंगे नहीं। इसको कहते हैं हम लोग 18वीं सदी। क्या कहते हैं इसको, 18वीं सदी है ना, 18वीं सदी। और इसको कहते हैं 19वीं सदी, 19वीं सदी। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर 18वीं सदी कहेंगे, 1700 से लेकर 1800 के बीच में 18वीं सदी, ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि 17वीं सदी से शुरू होगा। 1701 है ना, 1702, 1702, 17 से 3, यानी कि इस प्रकार से जो चलते क्या वो 1800 तक जाएगा, 100 साल, ठीक है ना। इसको कहेंगे हम लोग 18वीं सदी। क्या कहेंगे इसको, हालांकि है 1700 लेकिन है 18वीं सदी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपका 1702। अभी जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2024, 2024 चल रहा है। अच्छा बताइए अभी कौन सा सदी होगा, 20वीं सदी होगा कि 21वीं सदी होगा, 21वीं सदी होगा, समझेंगे नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा 18वीं सदी और ये होगा आपका 19वीं सदी। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में 18वीं सदी में ही औद्योगिकरण शुरू हो गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में कब शुरू हुआ, 19वीं सदी में, समझेंगे।
और इस दौर में ज्यादा फैक्ट्री खुला, और याद रखिएगा फैक्ट्री जहाँ ज्यादा खुलेगा वहां पर मध्य वर्ग आएगा निकल करके, व्यापारी वर्ग जरूर आएगा निकल करके। और व्यापारी वर्ग जब आएगा निकल करके उसके पास कुछ पैसा कौड़ी हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा कि वो आराम से जीने के लिए चाहेगा, और वहां के राजा उसको आराम से जीने नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा वो? लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा? उसको सोचेगा कि हमारे पास कमी क्या चीज का है, पैसा तो हमारे पास नहीं है कि नहीं, हमको आराम से खाने पीने जीने दो। लेकिन राजा साहब बोला कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करेंगे, सबको टैक्स देना है, अच्छा ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना है। अब किसान लोग बेचारा बोल नहीं पाता, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं रहता था, किसान लोग लड़ाई करने के लिए सोच भी नहीं पाता था। लेकिन मध्य वर्ग में ऐसा सिस्टम नहीं था, मध्य वर्ग सोचता था कि नहीं, राजा साहब अगर हमने बात को नहीं मानेगा तो हम लोग इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो याद रखिए जब नेपोलियन मर गया था, नेपोलियन जब हार गया पूरी तरह से, तो उसके बाद पूरे यूरोप में जो है सो राष्ट्रवाद की जो भावना को जन्म जो दिया था, फिर से आगे जो बढ़ाया था वो मध्य वर्ग में ही बढ़ाया था। समझे कि नहीं? इसमें देखिए कौन कौन सा आया था, वकील आ गया, कुछ टीचर आ गया, है ना, औद्योगिक व्यक्ति आ गया, जो फैक्ट्री व्यापारी लोग था, इन लोगों ने क्या किया, बढ़ाया। क्योंकि देखिए वकील लोग तो नियम कानून को समझ गया, और पढ़े लिखे जो टीचर लोग थे वो भी समझ आता था कि नहीं मेरा अधिकार है, ये सब है कि नहीं, हमको जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार के लिए उन्होंने डिमांड करने लगा, और डिमांड किया तो राजा साहब को परेशान करना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार से बहाव शुरू हो गया। इस दौरान इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, और श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में लोगों से बने, और मध्य और पूर्व एशिया में मध्य और पूर्व यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक छोटा था, लेकिन कुलीन विशेषाधिकार समाप्त करने के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच में एक राष्ट्रीय एकता की जो लोकप्रियता बढ़ने लगी। कहने का मतलब कि इस समय कब 18वीं सदी और 19वीं सदी में व्यापारी यानी कौन कौन लोग? उद्योगपति लोग, व्यापारी लोग और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है वकील, है ना, टीचर यानी कि शिक्षक जो सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब समझते हैं कि नहीं? सेवा कर रहे हैं, जैसे कि वकील सेवा करें, शिक्षक सेवा करें, ये सब सेवा क्षेत्र के लोग यानी कि उद्योगपति, व्यापारी और वकील, शिक्षक, इन सभी लोगों में क्या था कि धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, और धीरे धीरे लोगों की जब संख्या बढ़ने लगी तो लोग कुलीन वर्ग से, किससे? कुलीन वर्ग से दुश्मनी मोलना शुरू कर दिया। समझे कि नहीं? और यहाँ पर दुश्मनी जब मोला नहीं, इसका जो विशेषाधिकार जो था, इसका कुलीन वर्ग का जो विशेषाधिकार था कि हमारा ये जमीन का मालिक हम रहेंगे, जमीन का मालिक हम है और हम ही रहेंगे, और इन चीजों को जो वो समाप्त करने के लिए प्लान बनाने लगा। और इस प्रकार से जब प्लान बनाने लगा तो वहां पर एक नया वर्ग आता है, जिसे उदारवादी वर्ग, उदारवादी मध्य वर्ग, एक नया वर्ग फिर से वहां जन्म लेता है। कौन? उदारवादी। देखिए यहाँ पर इन सभी चीजों में क्या हुआ कि उद्योगपति, व्यापारी और वकील, शिक्षक, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहता था कि नहीं, जितना भी कुलीन वर्ग है उसको हटा दिया जाए, पूरी तरह से इसकी समाप्त कर दिया जाए, इसकी संपत्ति समाप्त कर दिया, जब्त कर लिया जाए। लेकिन उसी में से एक नया व्यक्ति आता है, एक नया वर्ग आता है, उदारवादी। और उदारवादी का मतलब होता है कि वो लोग जो चाहता था कि नहीं इसको हटाओ, लेकिन ऐसा मत हटा दो कि तुम सीधा मार के भगा नहीं दो, इससे जाके पहले बोलो कि यार तुम्हारा ये सब अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया, इसको समाप्त कर दिया। बात से पहले मनवाइए, बात से अगर मान गया तो ठीक है कि नहीं? बाकी लोग जो थे बोलते थे कि नहीं हम लोग इसको बात से नहीं मानवाएंगे, अगर मेरी बात नहीं माना तो इसको सीधा पीट पाट करके हम लोग मार पीट करके इसको हटा देंगे। और इस प्रकार से एक नया वर्ग यहाँ पर आता है, उदारवादी राष्ट्रवाद। समझे कि नहीं? उदारवादी राष्ट्रवाद लोग आते हैं तो इन लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा मार काट के विचार में नहीं रहते हैं ये लोग सोचते हैं कि किसी तरह से समझा बुझा के इसको जो दिलीप सर क्लास लेंगे, मेरा क्लास लास्ट हो गया, आधा घंटा ही क्लास लेंगे, ठीक है, इसीलिए हम इसको कल शुरू करेंगे। उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने था? उदारवादी